हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो एग्ज़ाम है 13 अप्रैल को होने वाला है। 13 अप्रैल को यहाँ पर एग्ज़ाम है, इसका होने वाला है, जो कि रहेगा जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर अपन बोलते हैं। जेसीए का एग्ज़ाम है, एससी का जेसीए का एग्ज़ाम है, वो होने वाला है। वो इससे पहले अगर एग्ज़ाम की बात करें तो प्रीवियस एग्ज़ाम के अंदर है, वो हमें जेसीए का एग्ज़ाम देखने को मिला था 2022 के अंदर। जिसके अंदर हमें टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट की अगर बात करें तो 3 शिफ्ट है, वो देखने को मिली थी। तो यहाँ पर हम उन्हीं शिफ्टों का यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है उसके पीवाईक्यू को देखना, उसके पैटर्न को समझना कि इस एग्ज़ाम के अंदर है किस टाइप के क्वेश्चन है, वो हमेशा पूछे गए हैं लास्ट ईयर किस टाइप के पूछे गए थे। तो उससे एक आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाता है कि अब की बार अगर एग्ज़ाम की बात करें तो हमें किस टाइप के क्वेश्चन हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को ही कंपाइल करके लिए लेके आए हैं कि कंप्यूटर के अंदर है आपका सोल्ड पेपर है, वो कराएंगे कि यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर है किस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिले थे। उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा विद पिक्चर फॉर्मेट। पिक्चर से ये होगा कि वर्ड है उसको याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वहीं पर पिक्चर है वो आपके माइंड में एकदम छप जाएगी, तो उससे आपको इजी टू रिमेंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स को रिवीजन के तौर पे है, आप यहाँ पर इनको कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इस लेक्चर के अंदर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो हैं वो 25 ही देखने वाले हैं। एक शिफ्ट के अंदर है 25 क्वेश्चंस हैं, वो हमें देखने को मिले थे। पर इन 25 क्वेश्चंस की बदौलत है आपको ये मानो कि 75 टू 100 क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। वो इस वजह से क्योंकि इनका एक्सप्लेनेशन है वो इतना डिटेल में रहेगा, तो उससे आपको क्लियर कट है एक ऑप्शन से एक क्वेश्चन है वो प्रिपेयर आपका होता हुआ चला जाएगा। तो इसलिए इस लेक्चर को बड़े ध्यान से आपको देखना है, रिवीजन के तौर पे है। आप इसको दोबारा देखो तो दोबारा के तौर पे आप इसको 1.5 या 2 की स्पीड के भी ऊपर भी देखना कंसिडर कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो चलिए आज का यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वो आपको देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ इंग्लिश के अंदर है, आपको क्वेश्चन रहेगा उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, फिर यहाँ पर ऑप्शन वाइज है वो देखेंगे कि उसके अंदर है हमें क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम पहले क्वेश्चंस को पढ़ें तो यहाँ पर क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है डेटा टू बी ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर चंक्स नोन एज। तो यहाँ पर ये होता है कंप्यूटर के अंदर है, जैसे कोई भी एक डेटा होता है, बिग पैकेट है, उसको एक जगह से दूसरी जगह अगर अपने को इस पैकेट को डेटा के पैकेट को भेजना पड़ता है तो इसको छोटे छोटे पार्ट्स हैं इनके अंदर है ऐसे डिवाइड करना पड़ता है। तो इन पार्ट्स का यहाँ पर क्या नाम होता है यही पूछा है। स्मॉलर चंक है, यहाँ पर स्मॉलर चंक यूनिट है, ये हो गया, इसका नाम क्या होता है यही अपने को इस क्वेश्चन के अंदर है वो पूछा गया है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है अपने को गिवन है वो ब्रिज है। ब्रिज होता क्या है, यहाँ पर अगर हम कंप्यूटर के अंदर देखें तो कंप्यूटर के अंदर है ब्रिज, हमें जैसे हमें रियल लाइफ के अंदर ब्रिज देखने को मिलता है कि दो चीज़ों को यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज काम आता है, वैसे ही एक हब को दूसरे हब से कनेक्ट करने के लिए जो काम में आता है वो आपको यहाँ पर ब्रिज है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसका आंसर है वो ब्रिज तो होने वाला नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्विचेज, स्विच क्या होते हैं, तो स्विच है जैसे कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं उसके अंदर है, आप इस टाइप से पीछे से स्विच बोर्ड है वो देख सकते हो कि यहाँ पर जो पिन लगाने का काम रहता है तो वो स्विच होता है। तो ये भी यहाँ पर डेटा की बात कर ही नहीं रहा कि यहाँ पर कौन सा होगा। अब बात करते हैं पैकेट्स की, तो पैकेट्स है वो यहाँ पर दे सकते हैं कि यहाँ पर अगर अपन ने कुछ एक इन्फॉर्मेशन भेजी, वो पैकेट 1 पैकेट 2 पैकेट 3 इस टाइप से यहाँ पर अपना अपना पाथ चूज करके लास्ट में जहाँ पे अपना रिसीवर है उसके पास में सारे पैकेट्स हैं वो पहुँच जाते हैं। तो ये पैकेट्स ही रिसेंबल कर रहा है कि स्मॉलर चंक के यूनिट में यहाँ पर टूट गया, यहाँ पर इसको पैकेट्स बोल दिया गया है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, पैकेट्स है वो आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब ये हो गया कि अगर हम एक डेटा फाइल को यहाँ पर मान लो कि एक इमेज को भेज रहे हैं दूसरे रिसीवर को यहाँ पर पहुँच रही है, तो वो यहाँ पर स्मॉलर स्मॉलर पैकेट्स में यहाँ पर डिवाइड होगी और वो फिर यहाँ पर नेटवर्क के थ्रू यहाँ पर ट्रांसमिट होके और लास्ट में फिर से कलेक्ट होके यहाँ पर रिसीवर को रिसीव हो जाएगी। ये रहेगा आपका यहाँ पर सेंडर और ये रहेगा रिसीवर। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि फोर्थ ऑप्शन आपको दिया हुआ है हब। हब क्या होता है, हब को आप एक इस टाइप से समझ सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर आपका सेंट्रल है हब है, तो इसको जैसे समझ सकते हैं कि वाईफाई होता है। वाईफाई से अपना यहाँ पर मोबाइल भी कनेक्टेड होता है, टीवी भी कनेक्टेड होता है, लैपटॉप भी कनेक्टेड होता है। तो वाईफाई इस केस में क्या हो जाएगा, आपका हब हो जाएगा। तो इस टाइप से हम पूरे क्वेश्चंस को यहाँ पर डिटेल में समझा, इसी टाइप से हम सभी क्वेश्चंस को समझते हुए चलेंगे, तो इससे आपको एक क्लियर कट आइडिया है वो लग जाएगा।
तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर जो डेटा है वो ट्रांसमिट होता है वो पैकेट्स की फॉर्मेट में होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में होता है, फिर यहाँ पर रिसीवर को जाके मिल जाता है। अगर ब्रिज की बात करें तो ब्रिज है, दो हब को यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए ब्रिज काम में आता है। स्विच है, जो स्विच बोर्ड होता है यहाँ पे जैसे कि यूएसबी पोर्ट होता है, इस टाइप से नॉर्मल स्विच बोर्ड है वो आपको देखने को मिलता है। हब की बात करें तो हब ये होता है कि सेंट्रल हब यूनिट होती है, उससे आपके मोबाइल है, लैपटॉप है, मल्टीपल डिवाइसेज है वो कनेक्टेड होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स, रेफर टू द कोड ऑफ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑन द इंटरनेट। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है वो आपको रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के लिए आएगा यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर। तो यहाँ पर इंटरनेट है, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, यहाँ पर स्ट्रिक्ट कोई एक्शन की बात नहीं कर रहे। बिहेवियर है कि जी भाई अपने को यहाँ पर किसी को स्टॉकिंग नहीं करनी है, बैड लैंग्वेज का यूज नहीं करना है। तो इस टाइप के यहाँ पर जो कॉमन बिहेवियर्स हैं वो हमें एथिक्स के अंदर ही देखने को मिलते हैं। पर यहाँ पर जो और ऑप्शंस हैं हम उनको भी यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसका मतलब क्या होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसे कि यहाँ पर एक चीज के ऊपर आपका अधिकार होता है। यहाँ पर मान लो एक सॉफ्टवेयर है वो आपने बनाया, तो उसके ऊपर आप ही का कॉपीराइट रहेगा, तो इसको कॉपीराइट्स है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर भी ही आता है। अब दूसरा होगा साइबर एथिक्स है। साइबर एथिक्स के अंदर अभी हमने जाना कि ये बिहेवियर के अंदर आएगा। जैसे इसके अंदर है आपका यहाँ पर दूसरों का इंटरेस्ट है वो क्या है, आपको यहाँ पर लैंग्वेज है वो सही से यूज करनी है, बैड लैंग्वेज का यूज नहीं करना, किसी को स्टॉकिंग नहीं करनी है। तो इस टाइप के नॉर्मल इथिक्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर हम साइबर लॉज की बात करें तो साइबर लॉज है वो कंट्री टू कंट्री है, आपको डिफर मिलेंगे। जैसे इंडिया के अंदर है आपको यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है किसी की भी, उसको बुली नहीं करना है, यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसकी स्टील नहीं करनी है। तो इस टाइप के साइबर लॉज हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर हम साइबर सिक्योरिटी के अंदर बात करें तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर है कंपनी टू कंपनी है, यहाँ पर अपनी साइबर सिक्योरिटीज है वो इम्प्रूव्ड करती हैं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटीज इम्प्रूव करने से ये होगा कि आपका डेटा है वो स्टील नहीं होगा। यहाँ पर सिक्योर्ड पेमेंट गेटवे है वो आपका रहेगा कि यहाँ पर आप कंपनी को पेमेंट ए को कर रहे हो और वहीं पर कंपनी बी है वहाँ से पेमेंट उठा के आपको ए तक पहुँच ही नहीं रही, कंपनी बी बीच में ही यहाँ पर आपकी पेमेंट है रुपीज़ है वो निकाल रही है। तो ऐसा कुछ नहीं हो, इसलिए साइबर सिक्योरिटीज है वो अप्लाई होती हैं। तो यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के लिए कौन जिम्मेदार होगा, यहाँ पर साइबर इथिक्स है वो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के लिए होगा, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ये यहाँ पर आपका कॉपीराइट की तरह हो गया, पेटेंट की तरह हो गया। साइबर लॉज है वो कंट्री टू कंट्री डिफाइन होते हैं कि यहाँ पर आपको ये करना है, ये आपके क्राइम के अंदर आएगा, ये क्राइम के अंदर नहीं आएगा, उस टाइप से कंट्री टू कंट्री लॉ है वो डिफाइन हो गए। साइबर सिक्योरिटीज है वो कंपनी अपने लिए प्रिकॉशनरी स्टेप है वो लेते हैं कि यहाँ पर उनका डेटा है वो सेफ रहे, वो यहाँ पर स्मूथर ट्रांजैक्शन हो, तो इस वजह से यहाँ पर साइबर सिक्योरिटीज है वो अप्लाई होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है MS एक्सेल का। तो MS एक्सेल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये एक पार्ट है जिसके अंदर है वर्ड देखने को मिलता है, एक्सेल है और पावर पॉइंट है, ये तीन मेन पॉपुलर है। और भी सॉफ्टवेयर होते हैं MS ऑफिस के अंदर, पर ये सबसे ज़्यादा तीन मेन पॉपुलर है वो आपके यही देखने को मिलते हैं और इन्हीं से क्वेश्चन हैं आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको एक्सेल से ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर पूछा कि फिल्टर फंक्शन है एक्सेल का आर अवेलेबल अंडर विच टैब। तो यहाँ पर ये भी पूछा कि जो फिल्टर का जो फंक्शन होता है एक्सेल के अंदर वो कौन से टैब के अंदर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर ऑप्शन गिवन है कि डेटा टैब के अंदर, होम टैब के अंदर, रिव्यू के अंदर और व्यू के अंदर। अगर आपको एक्सेल यूज करना आता है तो आपके लिए इजी टास्क रहेगा कि यहाँ पर ये कौन से ऑप्शन के अंदर है वो आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम इमेज के थ्रू थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ पर ये एक्सेल की आपको इमेज देखने को मिलती है। यहाँ पर इस टाइप से आपके ऊपर है वो टैब देखने को मिलते हैं, होम का, इंसर्ट का, पेज लेआउट का, फॉर्मूला का और डेटा का टैब है। जैसे ही आप डेटा टैब के ऊपर है क्लिक करोगे तो आपको ये डेटा टैब है इस टाइप से खुलता हुआ देखने को मिल जाएगा। और इसके अंदर आप ये देखोगे ये ऑप्शन है, ये फिल्टर वाला ऑप्शन है, आपको किसके अंदर देखने को मिला है, डेटा के अंदर देखने को मिला है फिल्टर वाला ऑप्शन। तो यही आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर किसके अंदर देखने को मिलता है। बाकी के जो टैब हैं ये आपको देख सकते हैं, व्यू का टैब है तो व्यू का टैब है ये रहा आपका, और डेटा के बाद में यहाँ पर होम का टैब देखोगे तो होम का टैब भी ये रहा, और रिव्यू का टैब है, रिव्यू का टैब भी आपको ये रहा। पर यहाँ पर जो आपका फिल्टर का फंक्शन है वो आपको देखने को मिलता है डेटा के अंदर है, क्योंकि डेटा को ही हम फिल्टर करते हैं। फिल्टर का मतलब ये समझिए, फिल्टर फंक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे आपको डेटा है 1 2 3 4 5 6 ऐसे अरेंज है। अब यहाँ पर आप अगर फिल्टर लगाओगे तो फिल्टर के अंदर आपको ऑप्शंस दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको डेटा को किस वाइज सॉर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, इस टाइप से आप सॉर्ट है उनको कर सकते हो।
तो उसके लिए यहाँ पर ईजी टू हो जाता है एनालिसिस के लिए, तो इसलिए यहाँ पर फिल्टर का यूज है, हमेशा आपको डेटा के अंदर ही यूज करने को देखने को मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इज द स्क्रीन दैट अपीयर बाय डिफॉल्ट आफ्टर स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर। तो इसमें ये पूछा कि जैसे ही आप कंप्यूटर का पावर ऑन करते हो, अपने पासवर्ड वगैरह है वो लॉगिन करते हो, उसके बाद में आपको जो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन दिखती है वो कौन सी होती है, उसका नाम क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो आपको कुछ इस टाइप की स्क्रीन है वो आपको विजिबल हो रही है, तो इस फुल स्क्रीन का नाम ही यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है आपको गिवन है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर तो जैसे ये होता है कि जैसे आप यहाँ पर खोलते हो तो इसके अंदर है आपको जैसे एज दिखता है, क्रोम दिखता है, क्रोम का टाइल्स दिखता है, तो वो आइकन्स दिखते हैं, तो वो क्या हुआ कि आपके वेब ब्राउजर हुआ। पर ये इस एक पॉइंट का यहाँ पर आपको नहीं पूछ रहा, ये पूरी स्क्रीन का नाम है वो पूछ रहा है। आइकन्स हैं, आइकन्स भी ये जो आपको डब्बे से ब्लू कलर में दिख रहे हैं इसके अंदर, ये आइकन्स होते हैं। तो आइकन्स है जैसे फोटो का आइकन हो गया, गैलरी का आइकन हो गया, सेटिंग का आइकन हो गया, तो इस टाइप से आइकन्स रहते हैं। डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर है आपके फोल्डर्स वगैरह हैं वो मैनेज होते हैं, तो वो भी एक आइकन के तौर पे ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लास्ट ऑप्शन है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप का क्या है कि ये पूरी जो स्क्रीन आपको दिख रही है, ये ब्लू कलर की पूरी स्क्रीन है, इसको ही हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर डेस्कटॉप बोलते हैं। तो यहाँ पर ये आंसर सही क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एमएस ऑफिस से ही देखने को मिल रहा है। इसके अंदर अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें तो देखो क्वेश्चन क्या वो कह रहा है। इफ यू वांट टू चेंज द कैरेक्टर स्पेसिंग इन द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शुड बी यूज्ड। यहाँ पर यह है कि अभी हमने बताया कि आपको एमएस ऑफिस के अंदर है 3 सॉफ्टवेयर है मेनली आपको देखने को मिलेंगे, वर्ड है, एक्सेल है और पावर पॉइंट है। पहले एक्सेल का क्वेश्चन आया था, अभी पावर पॉइंट का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर है आपसे क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर एमएस पावर पॉइंट है जिसके अंदर है वर्ड स्पेसिंग के लिए यहाँ पर क्या यूज किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर आपको नाम लिखना है कि यहाँ पर आपको मान लो कि सपोज यहाँ पर दिल्ली नाम है वो लिखा हुआ है, तो इसके अंदर जो कैरेक्टर्स के अंदर एक कैरेक्टर दूसरा कैरेक्टर के अंदर जो स्पेस है उसको यहाँ पर इंक्रीज करने के लिए आपको कौन से ऑप्शन का यूज करना रहेगा, वो यहाँ पर आपको किसके अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम स्लाइड्स की बात करें तो स्लाइड्स है पावर पॉइंट के अंदर है, एक सीट की तरह यूज कर सकते हो, सीट 1 सीट 2 सीट 3 है, वो यहाँ पर सीट्स को डिनोट करता है स्लाइड्स। ड्राइंग है, ड्राइंग के अंदर है आपको कलर, पेन के कलर है, पेंसिल कलर है, हाइलाइटर है, तो यहाँ पर ड्राइंग का टूल्स है, टूल किट है वो आपको देखने को मिलता है। फ़ॉन्ट के अंदर बात करें तो फ़ॉन्ट के अंदर है आपको फ़ॉन्ट साइज है, फ़ॉन्ट फैमिली है, जैसे कि आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट है अलग कलर का करना है, फ़ॉन्ट का कलर ये ब्लू कलर का किया हुआ है, ये फ़ॉन्ट कलर है ये ब्लैक है, तो ये यहाँ पर फ़ॉन्ट के कलर, फ़ॉन्ट से रिलेटेड जो सेटिंग्स हैं वो आपके फ़ॉन्ट के अंदर देखने को मिलती हैं। अब देखते हैं कि पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर है वो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर देख सकते हो कि पैराग्राफ के अंदर है ये आपको स्पेसिंग देखने को मिलती है। स्पेसिंग है इसके अंदर आपको 0 देखने को मिल रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपको इसको इंक्रीज कर दोगे तो यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं इनके बीच में स्पेस है आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे दिल्ली स्टार्टिंग में ऐसे लिखा हुआ है सपोज, इसके अंदर ही आप कैरेक्टर स्पेसिफिंग है ये बढ़ा दोगे तो ये आपको यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पर स्पेस है इनके बीच में आपको इंक्रीज होती हुई देखने को मिल जाएगी। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको देखने को मिल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू वैल्यूएट एन एक्सप्रेशन इन एमएस एक्सेल। फिर से यहाँ पर आपको एक्सेल के अंदर ही देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर हम जो भी फॉर्मूला यूज करते हैं तो फॉर्मूले को इवेल्युएट करने के लिए मतलब कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर किसका यूज किया जाता है, ये पूछा है। यहाँ पर स्टार गिवन है, स्लैश गिवन है, इक्वल गिवन है, एक्सक्लेमेटरी गिवन है। तो यहाँ पर स्टार का यूज है जनरली यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई के अंदर है यूज किया जाता है। स्लैश का यूज है आपको यहाँ पर डिवाइड के अंदर यूज किया जाता है। इक्वल का यूज है आपको इवेल्युएट के अंदर यूज किया जाता है, फॉर्मूले के स्टार्टिंग के अंदर है। एक्सक्लेमेटरी का मतलब यहाँ पर नेगेशन के लिए यूज किया जाता है। नेगेशन के लिए बोले तो ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स को ट्रू के अंदर है वो कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल है, ये एक्सेल शीट होती है, आपको जनरली देखा ही होगा कि इस टाइप से आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर है वो ऊपर की साइड में आपको कॉलम्स देखने को मिलते हैं, ये 1 2 3 5 है आपकी रोज देखने को मिलती है। तो इसके अंदर है मान लो कि ये सेल है ये सेल, इन दोनों का आपको गुणा करना है, तो कुछ भी आपको ऑपरेशन करना है तो उससे पहले सबसे पहले आपको इक्वल टू साइन लगाना पड़ेगा, फिर उसकी लोकेशन
फिर यहाँ पर जो भी ऑपरेशन अप्लाई करना है, ये ऑपरेशन का नाम सिंबल हो गया स्टार, मतलब मल्टीप्लाई करना है, और A2 हो गया। तो यहाँ पर 4 इंटू 2 मतलब इसका आंसर इंटर दबाते कितना आ जाएगा, 6 आपको देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर है हमें देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो मतलब कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू है, इसके अंदर है वो हमें देखना है। हार्ड डिस्क ऑफ ए कंप्यूटर कैन स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो हार्ड डिस्क है वो ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है वो हमें देखने को मिलती है। HDD आपने सुना होगा नाम, एस SSD आपने नाम सुना होगा। हार्ड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, ये सबसे फास्ट है आज के टाइम में देखने को मिलती है। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव है, इसका पूरा नाम है वो आपको देखने को मिलता है। ये आपको कुछ एक ही स्टेप से समझ सकते हो, जैसे आपने मेमोरी कार्ड देखा हुआ है। मेमोरी कार्ड आपको जनरली कितने को देखने को मिलते हैं, 16 GB 64 GB, इस टाइप के मेमोरी कार्ड हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। पर ये TBs के अंदर है आपको देखने को मिलती है। तो 1024 GB के अंदर है आपको 1 TB देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है वो हार्ड डिस्क के अंदर है स्टोर होता है। फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है कि जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जिनको हम टच कर सकते हैं वो ही यहाँ पर आपके लिए हार्डवेयर होते हैं। जैसे हार्डवेयर के अंदर है, आप एग्जांपल है समझ सकते हो कि मदरबोर्ड है, CPU है, ग्राफिक्स कार्ड है, हार्ड डिस्क है, इस टाइप से आपके कार्ड्स हैं वो आपके हार्ड ड्राइव के अंदर है देखने को मिलते हैं ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, द स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर इज मेजर बाय द स्पीड ऑफ द क्लॉक। ये भी सही कि स्पीड है कंप्यूटर की आपको क्लॉक की स्पीड में आपको देखने को मिलती है। जैसे आपने जब भी अमेजन के ऊपर है या फिर कहीं पे भी आप कंप्यूटर खरीदने जाओगे तो उसके अंदर आपको लिखा रहेगा 2.4 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर, 5 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर, ये क्लॉक की स्पीड होती है। यही आपकी कंप्यूटर की स्पीड को मापने का काम आती है कि मतलब ज़्यादा जितनी ज़्यादा स्पीड होगी आपको कंप्यूटर है उतना ही फास्ट वर्क है वो करेगा। अब अगर हम लास्ट ऑप्शन का देखें तो वो है विंडोज 7 इज हार्डवेयर रिक्वायर्ड ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब विंडोज 7 को हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर नहीं होती। विंडोज कंप्यूटर होता है वही उसके लिए यूज होता है, कोई अलग से हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है विंडो के लिए यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलती है। तो सबसे यहाँ पर सटीक ऑप्शन है ये हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर आपको सही देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई है, द फुल फॉर्म ऑफ MICR क्या होती है। MICR की यहाँ पर फुल फॉर्म है वो आपसे पूछी गई है। तो MICR की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो उससे पहले यूज लेते हैं कि यहाँ पर MICR का यूज क्या होता है। आपने यहाँ पर बैंक का चेक देखा होगा, बैंक के चेक के नीचे है यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में देखने को मिलेगा MICR कोड। MICR कोड है वो उसी को रीड करने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। तो ये तो हमने यूज देखा इसका। वहीं पर अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर आपको फुल फॉर्म है देखने को मिलती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है। इसकी फुल फॉर्म है वो आपको देखने को मिलती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक इंक है उसका कैरेक्टर को यहाँ पर रीड किया जाता है। ये मैग्नेटिक इंक हो गई और इसके कैरेक्टर्स को रीड किया जाता है। इससे ही यहाँ पर फॉर्म के अंदर है, यहाँ पर आपका जो चेक होता है उसके अंदर है नेम और नंबर अकाउंट है, उसकी डिटेल्स है वो कंप्यूटर के द्वारा रीड की जाती हैं। नेक्स्ट है फिर से फिलिंग द ब्लैंक्स। द फिलिंग द ब्लैंक्स कैन बी यूज टू अलाइन टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड अदर एलिमेंट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर है यहाँ पर किसका यूज किया जाता है कि हमें टेक्स्ट को अलाइन करना है, ग्राफिक्स को अलाइन करना है या फिर अदर एलिमेंट्स को अलाइनमेंट के लिए यहाँ पर किसका यूज किया जाता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम फूटर की बात करें तो जो फूटर है वो जैसे कि यहाँ पर ये MS वर्ड का एग्जाम्पल है, इसके अंदर जो ये नीचे की साइड होती है इसको यहाँ पर फूटर है, पेज के अंदर है आपको जो डाउन साइड रहेगा उसको फूटर बोलते हैं। जो पेज का सबसे अपर पार्ट होता है वो यहाँ पर आपका हेडर होता है। हेडर हो गया, फूटर हो गया। यहाँ पर अगर हम रिबन की बात करें तो ये रिबन है, ये जहाँ पर इसके अंदर दिखा रखा है रिबन का ये आइकन है, ये ऊपर वाला जो फाइल है होम है ये इंसर्ट है, इसको यहाँ पर रिबन बोला जाता है। रूलर की बात करें तो यहाँ पर रूलर एक स्केल की तरह यूज होता है। ये देखो कि पेज से सबसे ऊपर है वो आपको रूलर देखने को मिलता है। ये अलाइनमेंट के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है कि यहाँ पर इसको अलाइनमेंट से आपको पता लग जाएगी कि यहाँ पर इनकी इक्वल डिस्टेंस है कि नहीं है। तो इसको अलाइनमेंट के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है वो आपका रहेगा रूलर। यहाँ पर एक तरह से स्केल है यहाँ पर बोल सकते हो इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइस आर यूज टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू। यहाँ पर इसके अंदर है अपने को ऑप्शन बाई ऑप्शन है वो देखना पड़ेगा। सबसे पहला ऑप्शन अपन रख के देखते हैं कि आउटपुट। आउटपुट डिवाइसेज, सबसे पहले इससे पहले भी आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इनपुट है आउटपुट डिवाइसेज क्या होते हैं।
इनपुट डिवाइसेज ये होते हैं कि जिसमें क्या कि यूजर है अपन इंफॉर्मेशन है देते हैं, मतलब इनपुट डालते हैं। जैसे कीबोर्ड है, इसके अंदर अपन ने ए प्रेस किया, बी प्रेस किया, सी प्रेस किया, तो वो इन्फॉर्मेशन है सीपीयू के अंदर चली जाती है। मतलब यूजर से इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इनपुट लिया और यहाँ पर इसके इनपुट है कहाँ पे चला गया, सीपीयू के अंदर। आउटपुट के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर आउटपुट डिवाइसेस जैसे हेडफोन है, तो हेडफोन के अंदर म्यूजिक है, म्यूजिक कौन देगा, सीपीयू है। जो आपका सीपीयू है वो हेडफोन को क्या है, म्यूजिक देगा, और म्यूजिक हेडफोन है वो अपने को सुनाएगा, मतलब यूजर को सुनाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको इस टाइप से काम रहेगा। तो आउटपुट डिवाइसेज, मतलब आउटपुट डिवाइसेज इनकी बात कर रहे हैं। आउटपुट डिवाइसेज आर यूज टू ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन, मतलब टू द आउटपुट डिवाइसेज है किसको इन्फॉर्मेशन देंगे, यूजर को देंगे। तो यहाँ पर क्या रहा है, सीपीयू को नहीं। इनपुट डिवाइसेज सीपीयू को इन्फॉर्मेशन देते हैं, आउटपुट डिवाइसेज तो किसको देंगे, यूजर को देंगे। तो इसलिए ये ऑप्शन है वो तो गलत हो गया। अब दूसरा यहाँ पर देखें तो दूसरा क्या है, आउटपुट डिवाइसेज आर यूज टू ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन टू द यूजर। ये सही है, क्योंकि ये यहाँ पर हमने देखा था कि ये आउटपुट डिवाइसेज है किसको, यूजर को इन्फॉर्मेशन है वो देंगे। थर्ड वाला आउटपुट डिवाइसेज है किसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसके अंदर दे रहे हैं रैम के अंदर। रैम को नहीं देंगे, ये क्या देंगे, यूजर को देंगे, रैम को, सीपीयू को। ये तो क्या हो गए, इंटरनल पार्ट्स हो गए। अब फोर्थ ऑप्शन है इनपुट, इनपुट डिवाइसेज आर यूज टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू द यूजर। नहीं, इनपुट डिवाइसेज हैं वो क्या है कि इन्फॉर्मेशन किसको देंगे, वो इन्फॉर्मेशन अंदर की साइड में देंगे, मतलब सीपीयू को देंगे, रैम को देंगे, न कि यूजर को नहीं देंगे। ये भी गलत हो गया। तो इसमें से सही कौन सा आपका आ रहा है, सही आपका बस खाली ये आ रहा है, ये भी गलत है, रैम वाला भी गलत है। आउटपुट यूजर ही यहाँ पर आपका सही होगा, यही आंसर है आपका सही रहेगा। तो इससे पहले कि ये क्वेश्चन आप सही करो, इससे पहले आपको ये क्लियर भाई होना जरूरी है कि कौन सा यहाँ पर आउटपुट है, उसका यूज क्या होता है, इनपुट डिवाइस है वो क्या काम करता है। तो इसकी आउटपुट इनपुट का आपका लॉजिक है वो क्लियर होगा, तो इससे आपको ऑप्शन कटिंग से आराम से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इन ए नेटवर्क मैक स्टैंड फॉर। यहाँ पर मैक है, उसकी यहाँ पर फुल फॉर्म है वो आपसे पूछी गई है कि मैक क्या होता है। तो उससे पहले आप एक ये जान लो कि मैक एड्रेस है वो आपने बहुत बार नाम है वो सुना होगा। तो मैक एड्रेस है ये नेटवर्क कार्ड का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। नेटवर्क कार्ड क्या है कि जो यहाँ पर आपको नेटवर्क प्रोवाइड करता है, जैसे वाईफाई है, वाईफाई का आपका यहाँ पर मैक एड्रेस है। आपके जो भी मोबाइल है उसके अंदर आप खोल के देखोगे तो यहाँ पर सेटिंग के अंदर है, तो आपको मैक एड्रेस है देखने को मिलेगा, जिसकी फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो इसके अंदर है आपको यहाँ पर 6 कॉलम्स है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे, 6 यहाँ पर, जैसे एक का ये ग्रुप हो गया, हर एक के अंदर है 2 डिजिट है वो आपको देखने को मिलेंगे। इस टाइप से यहाँ पर आपको मतलब टोटल 12 बिट का यहाँ पर आपको नंबर है वो देखने को मिलता है। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल है, इसका फुल फॉर्म है वो रहने वाला है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस है, ये रहता है इसका। पर यहाँ पर अपने को क्या पूछा है, MAC का ही पूछा है, मैक एड्रेस बोल देते हैं इसको जनरली। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल है, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है वो रहेगा। तो इसका आंसर क्या रह जाएगा, मीडिया एक्सेस यहाँ पर कंट्रोल। मैक का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल है, ये रह जाएगा, ये कैंडिडेट का आंसर है, यहाँ पर नहीं होगा। तो इसका है यहाँ पर बात करें तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल है, इसका आंसर है सही हो जाएगा, मैक का फुल फॉर्म है ये रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल अंडर द पेज सेटअप ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड का जो पेज सेटअप का जो सेटिंग होता है उसके अंदर कौन सा ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर इस इमेज के अंदर देखते हैं कि यहाँ पर जो MS वर्ड है जिसके अंदर लेआउट के अंदर है वो आपको देखने को मिलता है पेज सेटअप। तो पेज सेटअप के अंदर है आपको यहाँ पर साइज देखने को मिलता है, तो ये भी आपको देखने को मिलता है। साइज के बाद में यहाँ पर अगर हम ब्रेक्स की बात करें तो यहाँ पर ब्रेक्स भी आपको देखने को मिलता है, ओरिएंटेशन भी आपको देखने को मिलता है। तो कौन सा नहीं देखने को मिलता, बॉर्डर आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। तो इसका सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बॉर्डर इसका सही आंसर होगा। क्योंकि ये आप यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पर जब भी आपको अगर आपके पास कंप्यूटर है तो खुद ओपन करके देख लो, MS वर्ड है उसके अंदर है आपको बॉर्डर नहीं देखने को मिलेगा, बाकी सभी ऑप्शन हैं MS वर्ड के अंदर है आपको इजीली पेज सेटअप के अंदर है वो देखने को मिल जाएंगे। तो इसके कंप्यूटर का ये है कि आप ज़्यादा रटोगे ना तो आपको कुछ याद नहीं होगा, आप साथ साथ में अगर हम प्रैक्टिकल करके देखोगे तो आपको ज़्यादा इजीली याद रहेगा। तो अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उसके अंदर है MS वर्ड है, ये सभी खोल खोल के जैसे जैसे हम लेक्चर में बता रहे हैं वैसे वैसे आप यहाँ पर खुद से भी ट्राई करके देखो कि यहाँ पर वो ऑप्शन है आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो उससे आपको एक डबल वेरीफाई भी हो जाएगा और आपको ईजी टू रिमेंबर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको रीड करते हैं। आर प्रोग्रामर हु यूज देयर नॉलेज टू गेन एक्सेस टू द डेटा इन ए कंप्यूटर सिस्टम टू प्रिवेंट साइबर क्राइम एंड हेल्प द लॉ मेकर। तो इसका मतलब क्या है कि एक जो प्रोग्रामर है वो आपके यहाँ पर नॉलेज का गेन करता है और उसके द्वारा आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर घुसता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, किसको, साइबर क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए और हेल्प करने के लिए लॉ मेकर्स को। तो यहाँ पर आपके कंप्यूटर का एक्सेस है वो गेन करता है, पर जो उसकी इंटेंशन है वो यहाँ पर आपको देखनी होगी। उसकी इंटेंशन क्या है कि प्रिवेंट द साइबर क्राइम एंड द हेल्प द लॉ मेकर। अगर उसकी इंटेंशन है वो राइट है, मतलब आपकी उसकी इंटेंशन है वो राइट दिख रही है, तो मतलब वो इथिकल हैकर है। अगर आपकी इंटेंशन उसकी गलत है तो वो क्या होगा कि नॉर्मल हैकर है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरी अगर बात करें तो जो साइबर स्टॉलकर है और स्पैमर है, तो स्पैम है वो तो आप बहुत सारे देखते होंगे, जैसे मैसेज के अंदर है, ईमेल के अंदर है, स्पैम है वो आपको भरे भर के मिलते हैं। साइबर स्टॉलकर है मतलब एक टाइप से बुली करना ही रहा है, साइबर स्टॉकिंग करना, आपकी फोटोज को वायरल करना, या फिर उस टाइप से बैड हैबिट्स के अंदर है वो आपको देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम हैकर्स की बात करें, नॉर्मली हैकर्स है वो आपको तीन कैटेगरीज के अंदर देखने को मिलते हैं। ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर और वाइट हैट हैकर है, वो आपको देखने को मिलते हैं। वाइट हैट हैकर है, इसको आप इथिकल हैकर भी बोल सकते हो। ब्लैक हैट है, इनकी पूरी इंटेंशन है बैड है, वो आपको देखने को मिलती है। और ग्रे हैट हैकर है, इनकी यहाँ पर सिचुएशन टू सिचुएशन है, ये चेंज होते रहते हैं। इनके मतलब मनमर्जी के टाइप के मालिक होते हैं, कभी ये वाइट वाले काम करते हैं, कभी ये ब्लैक वाले काम करते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी इन विच डेटा इज परमानेंटली रिटन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। मतलब यहाँ पर जब उस मेमोरी की मैन्युफैक्चरिंग हुई थी उसी टाइम पे उस पर डेटा है उसकी राइटिंग कर दी गई है और वो यहाँ पर कभी भी वापस से रीराइट नहीं हो सकती, इरेज नहीं हो सकती। तो उसका यहाँ पर हम क्या बोलेंगे। कैचेज की अगर बात करें तो कैचेज मेमोरी है वो अपने सिस्टम को फास्ट करने के लिए यूज होती हैं। तो यहाँ पर सिस्टम को फास्ट करने के लिए यूज होती है, वो यहाँ पर हम क्लियर भी कर सकते हैं। कैचेज मेमोरी को पता भी है सभी को, तो यहाँ पर इनको क्लियर कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर इनको रीराइट किया जा सकता है। तो मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला। रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि बस इनको रीड किया जा सकता है, मतलब रीड किसको करेंगे, अगर उसके अंदर पहले से कुछ लिखा हुआ और होगा उसी चीज़ को तो हम रीड करेंगे। तो ये यहाँ पर ऑप्शन है वो आपका हो सकता है। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ये दोनों भी यहाँ पर नहीं होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ये रैम को यूज कर रहे हैं, तो यो आपस से राइट और रीड राइट दोनों यहाँ पर फंक्शन है वो किए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा बचा, ओनली रीड ओनली मेमोरी यहाँ पर आपका होने वाला है। आपको एच रैम और डी रैम के बाद में ज़्यादा जाना है तो यहाँ पर इस चार्ट के अंदर है वो आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका होने वाला है एम एस वर्ड का। तो ये क्या कह रहा है कि इन एम एस वर्ड इज यूज टू सेलेक्ट ए वर्ड फ्रॉम इट्स बिगिनिंग टू एंड। मतलब यहाँ पर एक एग्जांपल से समझ लो कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है उसके अंदर आ रहा है टू द, आपका कर्सर है वो यहाँ पर द से पहले है, तो यहाँ पर ये आपको पूरा वर्ड है द सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए कौन सा शॉर्टकट की है वो यूज किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इस चारों ऑप्शंस के अंदर है कुछ ना कुछ शॉर्टकट की गिवन है, तो हम यहाँ पर शॉर्टकट कीज को ही ब्रेक करते हैं कि वो कैसे काम कर रही हैं। तो इससे आपको क्लियर कट वैसे ही आइडिया मिल जाएगा कि ये होती कैसे है। जैसे सबसे पहले आपको गिवन है शिफ्ट और लेफ्ट एरो की। तो शिफ्ट और लेफ्ट एरो की यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ पर इसका यूज है वो आपको किस लिए किया जाता है, यहाँ पर शिफ्ट का यूज किया जाता है सेलेक्ट के लिए। तो यहाँ पर सेलेक्ट होगा, सेलेक्ट कौन सा होगा, लेफ्ट एरो है तो मतलब लेफ्ट का कैरेक्टर सेलेक्ट होगा। कि जैसे यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर आपका कर्सर है, आपने शिफ्ट और लेफ्ट एरो दबाया तो यहाँ पर ओ है वो सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वो है आपका कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो आपका गिवन है। तो शिफ्ट है वो तो सेलेक्ट होगा, यहाँ पर कंट्रोल से कर्सर है वो मूव होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेलेक्ट टू द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द राइट ऑफ द कर्सर। तो जैसे कि यहाँ पर आपको कर्सर है ये रहा, कर्सर ये रहा, तो इसका यहाँ पर राइट साइड में ये जो रहेगा इसके अंदर है वो सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब ये दा है उसका सिलेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें एंड की, तो यहाँ पर शिफ्ट और एंड है, तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट फ्रॉम द करंट कर्सर पोजीशन टू द एंड ऑफ द लाइन। मतलब पूरी लाइन की, जैसे यहाँ पर कर्सर है तो ये एंड ऑफ लाइन है तो यहाँ तक सिलेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आपको कंट्रोल और राइट एरो है। तो कंट्रोल और राइट एरो है, इसके अंदर क्या होगा कि कंट्रोल से क्या है कि कर्सर मूव होता है, तो मूव करेगा कर्सर वन वर्ड टू द राइट विदाउट सेलेक्टिंग एनीथिंग। तो ये रहेगा आपका यहाँ पर क्या करना था,
फ्रॉम इट्स बिगिनिंग टू इट्स एंड है, एक वर्ड को सिलेक्ट करना था, तो ये वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए क्या रह जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो है वो आपका रहेगा। टू सिलेक्ट द नेक्स्ट वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर है वो आपका रहेगा, मतलब कर्सर के राइट में आपको ये सिलेक्ट करना है, तो ये ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। और कुछ ज़्यादा डिटेल्स के लिए यहाँ पर इसको भी फॉलो कर सकते हो कि यहाँ पर आपका शिफ्ट और राइट एरो है, ये यहाँ पर सेलेक्ट वन कैरेक्टर टू द राइट रहेगा। कंट्रोल और राइट एरो है, ये रहेगा कि कर्सर को एक मूव करना है विदाउट सेलेक्टिंग, और ये दोनों को अगर कॉम्बाइन कर दिया तो इस टाइप से यहाँ पर शॉर्टकट कीज हैं वो आपको याद रखनी है, इनको समझ के याद रखना है और यूज करके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसके अंदर है वो आपको क्या गिवन है, फिर से एक्सेल का ही क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो मतलब कंप्यूटर के अंदर है ये एमएस ऑफिस है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इफ़ ए कॉलम हैज ए विड्थ ऑफ 0 देन द कॉलम इज एक्सेल वर्कशीट। अगर किसी की विड्थ ही 0 कर दी तो वो क्या हो जाएगा, वो तो गायब ही हो जाएगा। किसी की अगर विड्थ ही 0 कर दी तो इसका मतलब तो यही होता है, तो मतलब हाईलाइट थोड़ी होगा, गायब होगा वो तो। गायब के लिए अपन ये कंसिडर है हिडन कंसिडर कर सकते हैं, कॉपी थोड़ी होगा, ना ही पेस्ट होगा। कॉपी तो मतलब किसी टेक्स्ट को कॉपी करना, पेस्ट करना। तो मतलब वैसे भी आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो भी यहाँ पर आपको हिडन ही सबसे ज़्यादा सुटेबल है ऑप्शन है आपको देखने को मिलता है। और रही सही आंसर की बात, तो वो भी आपको हिडन ही देखने को मिलता है। जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर है, आप देख सकते हो कि आपको कॉलम ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, डी, ई और ई के बाद में सीधा जी। एफ कहाँ गया, एफ यहाँ पे आपका हिडन है क्योंकि उसकी विड्थ क्या है, विड्थ क्या हो गई, उसकी विड्थ हो गई अपनी 0। तो विड्थ 0 होते ही क्या हो गया, कॉलम अपना हिडन हो गया। तो यहाँ पर कॉलम हिडन का मतलब होता है विड्थ 0 मतलब कॉलम हिडन हो गया। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहने वाला है, आर द सॉफ्टवेयर दैट कैन बी डाउनलोडेड एंड यूज्ड बाय एनीवन बट देयर सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल फॉर द पब्लिक। तो मतलब इसमें क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो एक सॉफ्टवेयर है उसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है, यूज कर सकता है, पर उसका जो सोर्स कोड है वो पब्लिक नहीं है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहेंगे, तो उसको समझने के लिए आप यहाँ पर डिटेल ये जो समरी गिवन है इसके अंदर है, आप ये समझ सकते हो कि जैसे कि आपको 4 टाइप के सॉफ्टवेयर है इसके अंदर गिवन है, जैसे ओपन सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सोर्स कोड अवेलेबल की बात करें तो जो ओपन सोर्स होते हैं उनका सोर्स कोड अवेलेबल होता है, बाकी किसी का भी यहाँ पर सोर्स कोड है वो अवेलेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर अपना आंसर है इसके अंदर है ओपन सोर्स है, वो तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया क्योंकि इसका सोर्स कोड है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। फ्री टू यूज के अंदर बात करें तो फ्री टू यूज के अंदर है सोर्स कोड पब्लिक है, तो यहाँ पर फ्री टू यूज होगा ही। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है ये फ्री टू यूज है नहीं होते, फ्रीवेयर है वो यूज होते हैं, फ्री टू यूज है यहाँ पर होते हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है इसके अंदर है जैसे आपके जो प्रीमियम सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप वाले, विंडोज़ वाले हैं वैसे देखने को मिलते हैं। फ्रीवेयर के अंदर है आपको स्काई वाले हैं जिसके अंदर है आपको कुछ लिमिटेड फीचर्स हैं वो यहाँ पर फ्री टू यूज है वो देखने को मिलते हैं। इनको यहाँ पर आप मॉडिफाई है किसी को भी नहीं कर सकते। ओपन सोर्स कोड है तो इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो क्योंकि उसकी जो रेसिपी है बनाने की सॉफ्टवेयर की वो आपके लिए पब्लिकली अवेलेबल है, तो उसके अंदर है आप कुछ भी यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज है वो कर सकते हो। तो आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर आपका फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, क्योंकि फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है वो आपके यहाँ पर सेम ही होते हैं, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है बस यहाँ पर उनका सोर्स कोड है वो अवेलेबल नहीं होता है। यहाँ पर इजी टू यूज होते हैं, सभी कोई भी यूज है वो उनको कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है कि विंडो 10 है वो क्या है। तो इसके ऑप्शंस हैं वो आपको 4 गिवन है ऑप्शन है। पहले हम ऑप्शंस को समझते हैं कि ऑप्शंस हैं वो क्या हैं। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर होता है कंप्यूटर का वो पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया। तो इस टाइप के जो पार्ट होते हैं वो यहाँ पर हार्डवेयर होता है। विंडो 10 है, विंडो 10 को क्या हम टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते। विंडो 10 एक सॉफ्टवेयर है जो कि इंस्टॉल्ड होता है कंप्यूटर के अंदर, तो यहाँ पर ये हार्डवेयर ऑप्शन है वो तो नहीं होने वाला। अब नेक्स्ट है आपका एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या है कि एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर तो है कि पर वो आपको क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। और विंडो 10 है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कंप्यूटर को सिस्टम को चलाती है। अगर आपके विंडो 10 ही नहीं है, विंडो ही नहीं है, तो आपका सिस्टम ही ऑन नहीं होता है। तो यह क्या कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो 10। जैसे आपकी और भी मार्केट में ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको देखने को मिलते हैं, विंडो है, लिनक्स देखने को मिलता है, एंड्रॉयड है जो आपके मोबाइल फ़ोन में देखने को मिलता है, एप्पल के अंदर iOS है वो आपको देखने को मिलता है। तो इस टाइप के डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो आपको मार्केट के अंदर है देखने को मिल जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि अपन यहाँ पर
जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके ऊपर इंस्टॉल करते हैं। जैसे अपन को फायरफॉक्स है वो इंस्टॉल करना है, ओपेरा मिनी है वो इंस्टॉल करना है, म्यूजिक के लिए गैलरी इंस्टॉल करनी है, MS वर्ड इंस्टॉल करना है, तो वो जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर इंस्टॉल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका होने वाला है पावर पॉइंट से। वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल वाइल इंसर्टिंग ए वीडियो इन द पावर पॉइंट। मतलब जो पावर पॉइंट होता है उसके अंदर अपने को एक वीडियो इंसर्ट करने का है, तो वीडियो इंसर्ट के अंदर है कौन कौन से ऑप्शन हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। ये पूछा है कि इसमें पहला गिवन है क्लिप आर्ट वीडियो, वीडियो फ्रॉम वेबसाइट, वीडियो फ्रॉम फाइल और स्मार्ट आर्ट वीडियो। तो ये क्वेश्चंस है वो यहाँ पर अगर आप अभी का लेटेस्ट वर्जन देखोगे, लेटेस्ट वर्जन है MS पावर पॉइंट का, तो उसके अंदर है आपको यहाँ पर 3 ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे, दिस डिवाइस, स्टॉक वीडियोज, ऑनलाइन वीडियोज। पर ये क्वेश्चंस है वो थोड़े पुरानी वर्जन से हैं, तो पुरानी वर्जन के अंदर हमें क्लिप आर्ट वीडियो है वो देखने को मिलता था। यहाँ पर वीडियो फ्रॉम वेबसाइट है जिसके अंदर आप स्टॉक वीडियोज है, इसके अंदर से आप यहाँ पर जा सकते हो कि यूट्यूब से भी डाल सकते हो। फ्रॉम फाइल्स है, मतलब दिस डिवाइस का यूज है फ्रॉम फाइल्स की जगह यूज कर सकते हो। जो स्मार्ट आर्ट वीडियो है ये आपको किसी भी वर्जन में देखने को मिलेगा, ना ही पुराने वर्जन में ना ही लेटेस्ट वीडियो के वर्जन में। तो इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला है वो आपका रहेगा स्मार्ट आर्ट वीडियो है, वो यहाँ पर इसका सही आंसर है वो रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना रहने वाला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए स्टीलिंग आइडियाज और क्रिएशन ऑफ अदर। तो यहाँ पर हम दूसरे की आइडियाज और क्रिएशंस हैं उनको चुराने वाले हैं, उसको यहाँ पर वन वर्ड के टाइप में यहाँ पर ढूंढते हैं कि कौन कौन सा है। पायरेसी है, पायरेसी क्या है, सीडीज है, मूवीज है, इनकी पायरेसी हमें देखने को मिलती है। तो इसमें सीडीज और मूवीज का जो काम है वो किसी और ने किया होता है, हम उसकी यहाँ पर पायरेसी करते हैं कोई भी अगर मान लो, तो उसके अंदर क्या रहेगा कि यहाँ पर ये पायरेसी के अंदर काउंट होगा। तो ये ऑप्शन है वो सही है, अपने को गलत वाला ढूंढना है। प्लेजियारिज्म है, इसके अंदर क्या होता है कि साहित्य की चोरी, मतलब किसी ने कोई बुक लिखी और उसकी कॉपीज बना के बेच दी, तो ये उसके अंदर आता है, ये भी एक चोरी हुई यहाँ पर आइडियाज और क्रिएशन की। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट है, इसके अंदर क्या हुआ कि आपने एक प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर बनाया, उसकी यहाँ पर डुप्लीकेट कॉपीज बना के बेच दी किसी ने, तो वो भी यहाँ पर एक थेफ्ट हुई आइडियाज की। स्पैमिंग है, स्पैमिंग के अंदर है वो आपको यहाँ पर फ्रॉड के मैसेज आते हैं, ईमेल आते हैं, तो उसके अंदर है वो आइडियाज़ की चोरी नहीं हुई कि हाँ आपके साथ में फ्रॉड हो रहा है वो बात अलग है, पर यहाँ पर उनकी आइडियाज़ की चोरी नहीं हुई। तो ये इसका सही आंसर है वो आपका क्या रहने वाला, स्पैमिंग है इसका सही आंसर रहेगा। स्पैमिंग है वो आपको देख सकते हो कि आपके जैसे कि मोबाइल के अंदर है आते रहते हैं कई तरह के एडवर्टाइजमेंट है, पॉपअप है, जैसे कि वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो वहाँ पर आपको पॉपअप देखने को मिलता है। यहाँ पर ईमेल के अंदर है स्पैम नाम का अलग से फोल्डर है आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर वेबसाइट के थ्रू ईमेल्स हैं वो आपको रिसीव होते रहते हैं स्पैम वाले। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन है वो रहने वाला है ई कॉमर्स से। वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ ई शॉपिंग। तो यहाँ पर ई शॉपिंग है वो क्या होती है, सबसे पहले आपको ये समझना है। ई शॉपिंग है आप सभी ने पहले भी कई बार की होगी, कि जैसे आपका यहाँ पर आप सभी ने मैक्सिमम लोगों ने या तो फ्लिपकार्ट का या फिर अमेजन का यूज है वो किया होगा। तो यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, ये ई शॉपिंग के ही टाइप है। यहाँ पर आपको जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हो नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग करना है, तो उसी को यहाँ पर ई शॉपिंग बोलते हैं। तो उसका यहाँ पर कौन सा बेनिफिट है वो यहाँ पर नहीं होने वाला है, ये अपने को ढूंढना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऑप्शन के ऊपर है देखते हैं कि यहाँ पर रिड्यूसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ बिजनेस है, इसकी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो जाती है, ये बोल रहा है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जैसे कि एक स्टोर हाउस है, जैसे फिजिकल एक स्टोर हाउस हुआ, तो उसके लिए यहाँ पर सेल्स एग्जीक्यूटिव है उनको मैनेज करना पड़ेगा, कस्टमर्स आएंगे उनको डील करना है, और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादा की जरूरत होती है। और वहीं पर ई कॉमर्स के अंदर है, ई शॉपिंग के अंदर है, ये इसकी जरूरत है वो नहीं होती है। तो ये बात है बिल्कुल सही है, अपने को कौन सी ढूंढनी है, नॉट ए बेनिफिट है। तो ये इसका ई कॉमर्स का बेनिफिट होगा क्योंकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम लगेगा। हेल्प टू मोर प्रोडक्ट फास्टर, टू मूव प्रोडक्ट फास्टर है, इसके अंदर भी आपका सही रहेगा कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो फास्टर मूव होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव्स है, कस्टमर्स है, उनकी भीड़ नहीं रहेगी, कस्टमर्स है वो ऑनलाइन सारे ट्रीट होंगे, तो यहाँ पर जो सेल्स है वो मैक्सिमाइज होगी और यहाँ पर जो मूव है वो फास्टर होगा प्रोडक्ट का। बिजनेस हैज ए कंटिन्यूअस प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फ्रॉड एंड रिटर्न ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड, ये लिखा हुआ है। बिजनेस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इस थर्ड पॉइंट को आपको थोड़ा ध्यान से देखने पड़ेंगे। बिजनेस हैज टू कंटिन्यूअली प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रॉड एंड रिटर्न ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड,
ये कह रहा है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट सोल्ड हो गया उसका रिटर्न वापस से कर देते हैं कस्टमर्स, और उसके अंदर है वो फ्रॉड नहीं होता है, इससे यहाँ पर इनको प्रोटेक्शन मिलती है। ये बात क्या सही है? नहीं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं कि यहाँ पर जो फर्जी प्रोडक्ट है वो यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं, तो यहाँ पर जो सेलर होता है वो उसकी यहाँ पर कोई भी प्रोटेक्शन है इसके अगेंस्ट उसको नहीं मिलती है। नेक्स्ट है बिजनेस बेनिफिट फ्रॉम द वाइडर रीच ओवर द ग्लोबल ज्योग्राफिक एरिया। ये सही है, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन होती है, तो यहाँ पर ये कोई थोड़ी है कि यहाँ पर जयपुर का मान लो कि एक स्टोर है तो वो दिल्ली में भी बेच सकता है, तेलंगाना में भी यहाँ पर डिलीवर कर सकता है, वो ऑल ओवर इंडिया है, ऑल ओवर वर्ल्ड भी यहाँ पर जा सकता है, एक यहाँ पर इंडिया में रह के रही। तो यहाँ पर जो रीच है वो यहाँ पर उसकी ज्योग्राफिकल एरियाज है, बाउंड्रीज है, उसको क्रॉस कर सकती है। तो यहाँ पर जो आपका गलत आंसर है वो रहेगा यहाँ पर थर्ड वाला। बाकी सारे ऑप्शन है वो सही है, और अपने को कौन सा पूछा था? नॉट ए बेनिफिट पूछा था, मतलब गलत ही यहाँ पर पूछा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर फिर से रहने वाला है एमएस एक्सेल का। तो यहाँ पर पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। एमएस एक्सेल के प्रोग्राम्स का यूज है वो आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो एमएस एक्सेल का यूज है वो आपको डिफरेंट फील्ड में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। डेटा से रिलेटेड जितनी भी फील्ड है उन सभी के अंदर है। डेटा एनालिसिस के लिए आपको यहाँ पर यूज है वो देखने को मिलता है। अलाउिंग एंड स्टोरिंग ऑर्गेनाइजिंग एनालिसिस द क्लास रिजल्ट, सही है, इनका यूज है क्लास रिजल्ट है, उनका डेटा को एनालिसिस करने में, स्टोर करने में हेल्प मिलती है एक्सेल से। एनालाइजिंग स्टैटिक्स फंक्शंस ऑफ द डेटा, स्टैटिक फंक्शंस है, जैसे स्टैटिक फंक्शन के अंदर बात करें तो जैसे कि आपका ना आता है मीन आता है, मोड आता है, मीडियन आता है, तो ये सभी जो फंक्शंस हैं आपको स्टैटिक्स के फंक्शंस हैं वो एक्सेल के अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो हम कंप्लीट डेटा का मीन निकाल सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं, तो इस टाइप से उनका वेरिएशंस निकाल निकाल के उनका यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये इसका भी यूज है आपको भरपूर एक्सेल के अंदर है देखने को मिलता है। क्रिएट चार्ट्स फ्रॉम द डेटा, डेटा से चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, तो डिफरेंट टाइप के जितने भी चार्ट पॉसिबल होते हैं सभी चार्ट्स हैं, हम यहाँ पर हिस्टोग्राफिकल चार्ट है, सभी टाइप के चार्ट्स है वो बना सकते हैं। क्रिएट द पोस्टर फॉर द डिस्प्ले, पोस्टर्स से यहाँ पर नहीं बनते, पोस्टर्स वगैरह हैं वो यहाँ पर आपको बनते हुए देखने को मिलेंगे। MS पावर पॉइंट है उसके अंदर आप पोस्टर्स वगैरह है वो बना सकते हो, तो यहाँ पर पोस्टर का काम है वो एक्सेल के अंदर नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका रहने वाला है एक्सेल से। तो एक्सेल के अंदर है आपको क्या क्वेश्चन गिवन है, द फॉलोइंग ऑप्शंस आर द ट्रू फॉर डिलीटिंग ए रो इन एक्सेल्स। तो एक्सेल के अंदर है अपनी रो को या फिर कॉलम है उसको यहाँ पर डिलीट करना है। तो डिलीट तो करना है एक्सेल और रो की कॉलम्स को, पर यहाँ पर आपको क्या गिवन है कि आपको यहाँ पर डिलीट है वो करना तो है, पर उसके लिए क्या कर रहा है कि यहाँ पर एक्सेप्ट का यूज किया गया है। तो मतलब यहाँ पर इसके अंदर से कौन सा ऑप्शन से यहाँ पर कॉलम है और वो रो है वो डिलीट नहीं होगी, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड रो एंड द प्रेस द डिलीट बटन। तो यहाँ पर जैसे ही ये हुआ कि यहाँ पर इस कॉलम को सेलेक्ट कर लिया और राइट प्रेस किया, राइट यहाँ पर प्रेस करने के बाद में डिलीट ऑप्शन के दबाने से यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर नहीं होने वाला है। यहाँ पर राइट इस सेकंड ऑप्शन के अंदर देखें तो यहाँ पर क्या कह रहा है, राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड रो कॉलम, ठीक है, यहाँ पर ये कर लिया, फिर प्रेस डी। तो यहाँ पर जैसे ही डी प्रेस करोगे तो ये बटन है ऑटोमेटिकली प्रेस हो जाएगा डिलीट वाला, तो इसलिए ये कॉलम है काम कर जाएगा, तो यहाँ पर ये डिलीट हो जाएगा। इसके अंदर क्या है कि सेलेक्ट द डिजायर रो एंड द क्लिक ऑन द डिलीट बटन। यहाँ पर अपने को डिजायर रो है ये सेलेक्ट करनी है, इसके बाद में राइट क्लिक नहीं दबाना है, डायरेक्ट अगर डिलीट बटन दबा दोगे तो भी यहाँ पर रो है वो आपको डिलीट हो जाएगी। इसके अंदर अपन गलती क्या कर रहे हैं, इस ऑप्शन के अंदर गलती क्या है कि ये यहाँ पर राइट क्लिक दबाने के बाद में डिलीट बटन दबा रहा है, इसलिए कुछ भी नहीं होगा। इसके अंदर क्या है कि सेलेक्ट द इंटायर रो या फिर कॉलम फ्रॉम द लेफ्ट टॉप कॉर्नर एंड द प्रेस डिलीट बटन। तो यहाँ पर लेफ्ट टॉप कॉर्नर से दबाएंगे फिर भी डिलीट बटन दबाएंगे तो भी यहाँ पर रो जो कॉलम है वो डिलीट हो जाएंगे। तो ये जो पहला ऑप्शन है खाली इसी से कोई भी रोज और कॉलम है वो डिलीट नहीं होगा, बाकी सभी से रोज और कॉलम है वो डिलीट होंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है वर्ड से। व्हेन ए वर्ड डॉक्यूमेंट इज ओपन द नंबर ऑफ द पेजेस, जूम लेवल एंड द लैंग्वेज कहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। ये पूछा कि ये सभी चीज़ें हैं अपने को कहाँ पे डिस्प्ले होती हैं। तो जैसे स्क्रॉल बार है, रूलर बार है, वर्क एरिया है, स्टेटस बार है, तो ये सभी होते कहाँ पर है पहले हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका होता है सबसे पहले ऊपर वो होता है डॉक्यूमेंट्स का टाइटल होता है, ये होता है आपका रिबन होता है, रिबन के अंदर है ये क्विक एक्सेस बार है, ये सबसे ऊपर है वो आपको देखने को मिलता है।
ये नेविगेशन पैनल है, आपको लेफ्ट में देखने को मिलता है। सबसे नीचे वाली जो बाउंड्री है ये रहेगी आपकी स्टेटस बार और ये व्यू ऑप्शन रहेगा। तो ये जो स्टेटस बार है इसके अंदर है आपको यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह है वो देखने को मिलती हैं। तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका स्टेटस बार है, इसका सही आंसर है वो आपको देखने को मिलता है। रूलर भी आपको यहीं पे आपके आसपास है देखने को मिल जाता है। तो इसका जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो रहेगा आपका स्टेटस बार रहेगा, क्योंकि स्टेटस बार है इसके अंदर ही आपको यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस हैं, जूम का लेवल है और लैंग्वेज है, ये तीनों ऑप्शंस हैं आपको स्टेटस बार के अंदर है, लेफ्ट साइड के अंदर ही देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, 25th क्वेश्चन है इस शिफ्ट का यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर इसके क्वेश्चंस के अंदर हम देखें तो ये क्या कह रहा है कि कैच मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम। कैच मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में क्या काम करती है, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सेकंड क्या गिवन है कि इंक्रीज द मेन मेमोरी, इंक्रीज द स्पीड ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन और इंक्रीज द स्पीड ऑफ इनपुट आउटपुट है, इसकी इंक्रीज है वो यहाँ पर करती है। तो ये ऑप्शंस हैं वो अपने को गिवन है। तो इसके अंदर से हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि ये पहला ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या कह रहा है। तो यहाँ पर अगर हम CPU के अंदर देखें तो CPU के अंदर आपकी कैच मेमोरी मिलती है, मेन मेमोरी मिलती है, सेकेंडरी मेमोरी है, वो आपकी तीनों टाइप की अलग अलग मेमोरीज हैं वो आपके अंदर देखने को मिलती है कंप्यूटर के अंदर। तो इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर है वो आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। हाँ ये बात तो सही है कि आप जैसे ही मान लो कि आप अमेजन पे देख लो, अमेजन के ऊपर आप CPU लेने जाओ तो आपको CPU है एक 12 MB कैच मेमोरी का मिलेगा, एक 24 MB कैच मेमोरी का मिलेगा। तो ये वाला है आपको हायर रेट पे मिलेगा, ये आपकी लोअर रेट है थोड़ी लोअर मिलेगी। तो मतलब इसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट है वो तो बढ़ने वाली है, ये बात तो सही है। इंक्रीज द मेन मेमोरी, ये जो मेन मेमोरी है वो आपकी इंक्रीज नहीं होगी, इससे आपकी कैचेज मेमोरी इंक्रीज होगी। तो उससे क्या होगा कि आप जो आपका प्रोग्राम है एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम, तो एग्जीक्यूशन का जो टाइम है आपका प्रोग्राम का वो यहाँ पर फास्टर हो जाएगा। तो इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है वो फास्टर हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है वो आपकी कॉस्ट है वो यहाँ पर सही होगी। मेन मेमोरी है ये वाला ऑप्शन है वो आपका सेकंड वाला गलत हो गया। इंप्रूव द स्पीड ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ये अभी हमने देखा क्योंकि कैच मेमोरी बढ़ रही है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्पीड तो बढ़ेगी। इंक्रीज द स्पीड ऑफ द इनपुट आउटपुट, अब ये इनपुट आउटपुट है वो इसकी स्पीड है वो क्या हो रही है, ये आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इनपुट आउटपुट है वो यहाँ पर क्या हो रहा है। इनपुट आउटपुट की जो स्पीड है वो यहाँ पर आपको नहीं बढ़ेगी, उसके अंदर कोई चेंजमेंट है वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इनपुट आउटपुट की जो स्पीड है वो आपको डिपेंड करती है मेन मेमोरी के ऊपर। तो आपका जो सही आंसर है वो रहेगा पहला और तीसरा। तो मतलब इसके अंदर है ए बी गिवन है, ए डी गिवन है, ए सी गिवन है और ये बी सी गिवन है। तो कौन सा अपना सही हो जाएगा, ए और सी है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने डिटेल में देखा कि यहाँ पर 25 के 25 क्वेश्चन हैं। यहाँ पर सितंबर की पहली शिफ्ट के हमने देखा कि यहाँ पर 25 के 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा, पिक्टोरियल फॉर्मेट में देखा कि इससे आपको इजी टू रिमेंबर हो जाए। हर एक क्वेश्चन को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया। अगर आप इसी टाइप की वीडियोज हैं बाकी दूसरी शिफ्टों के लिए भी चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के ज़रूर बताएं। साथ ही आपको एक और वीडियो है जल्दी देखने को मिलेगी जिसके अंदर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ऐसे इसके अंदर जो वोकेब आई थी, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी शिफ्ट हैं इनके अंदर वोकेब भी आई हुई है, वन वर्ड है, सब्स्टिट्यूशन आए हुए हैं, ईडियम फ्रेजेज आए हुए हैं। तो उनको यहाँ पर GIF की फॉर्मेट में आपके सामने लेके आएंगे, तो आपको एक वीडियो की फॉर्मेट में यहाँ पर आपको विजुअलाइजेशन की फॉर्मेट में समझाएंगे कि यहाँ पर वोकेब है आपको कैसे याद करनी है। तो इससे आपको इजी टू रिमेंबर हो जाएगा और इंपॉर्टेंट वोकेब वर्ड हैं वो आपको इजी टू रिमेंबर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को देखना न भूलें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑन करके रखें। जल्दी से जल्दी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन है जैसे ही अपलोड होगी तो आपको मिल जाएगा। और आपकी प्रैक्टिस को एक स्टेप और बूस्ट करने के लिए हम यहाँ पर आपके लिए डेली के क्विजेज हैं, दोनों टाइप के क्विजेज हैं आपको देखने को मिलते हैं। जिसके अंदर है आपको एक तो जीके का देखने को मिलता है और दूसरा आपके क्विजेज हैं देखने को मिलते हैं, इंग्लिश के क्विजेज हैं वो आपको देखने को मिलते हैं यूट्यूब के चैनल के ऊपर और टेलीग्राम चैनल है, दोनों जगह आपको क्विजेज हैं देखने को मिलते हैं। तो दोनों जगह से चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑन करके रखें। और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी आती है तो आपको जल्दी से जल्दी है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, टेलीग्राम के थ्रू है वो जुड़े रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं। और इस लेक्चर की अगर हम PDF की बात करें तो PDF है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक पिन मिल जाएगा टेलीग्राम का। तो टेलीग्राम की एक पोस्ट का लिंक है वो आपको पिन कर दिया जाएगा, उसके अंदर है इस लेक्चर की पूरे लेक्चर्स की PDF है वो आपको मिल जाएगी। तो उससे आपको रिवीजन है वो अगर आप करना चाहते हो तो रिवीजन के लिए आपके बेस्ट रहेगा कि आप उसको क्वेश्चंस को रिवीजन के तौर पे यहाँ पर यूज कर लो।
If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.